हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पिछले लेक्चर देखे होंगे, तो हमने अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है उसमें स्टार्ट किया था कंपनी चैप्टर, और उसमें बहुत सारे टॉपिक अपन पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पीछे वाले लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि अगर ये लेक्चर वो देखेंगे तो उनको पता नहीं लगेगा कि अपन कहाँ पे हैं अभी और कौन से टॉपिक पढ़ा रहे हैं। अब जो आगे का टॉपिक है, आज हम इस चैप्टर को बाउंडिंग अप करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस भी आज हम देखेंगे। जो आज का टॉपिक है आपका वो है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था, कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है। शेयर इशू करने के बाद में कंपनी शेयर होल्डर्स को शेयर्स है वो अलॉट कर देती है। अलॉट करने के बाद में कंपनी फर्स्ट कॉल भी मांगती है शेयर होल्डर से, देन सेकंड कॉल भी कंपनी शेयर होल्डर से मांगती है। अब कई बार क्या होता है, कुछ जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो या तो अलॉटमेंट मनी या फिर शेयर फर्स्ट कॉल या फिर शेयर सेकंड कॉल ये पे करने में अनेबल रहते हैं, कंपनी को पे नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में कंपनी क्या करती है, उनके शेयर्स पे जो भी मनी आई हुई होती है ना, अब चाहे उसने एप्लीकेशन मनी पे की थी या फिर फर्स्ट कॉल पे की थी, तो उनको कंपनी फॉरफिट कर लेगी उन शेयर्स को। तो जो फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स हैं, सम शेयर होल्डर्स फेल्स टू पे वन और मोर इंस्टॉलमेंट्स, जो कि अलॉटमेंट मनी भी हो सकती है और वन और मोर कॉल मनी भी हो सकती है। उस मनी को कंपनी क्या करती है, फॉरफिट कर लेती है। और फॉरफिट जब करती है तो कंपनी जनरल एंट्री क्या करती है, जब फॉरफिट हुआ शेयर होता है एट पार पे, कंपनी ने जो शेयर था उसको एट पार पे किया था, जैसे कि उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये थी तो कंपनी उस शेयर को 10 रुपये पे ही इशू कर रही थी। उस शेयर्स को अगर कंपनी फॉरफिट करती है तो जनरल एंट्री करेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अगर उसने शेयर अलॉटमेंट वाले अमाउंट नहीं दिए, और टू शेयर कॉल अकाउंट अगर फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी अगर कंपनी मांगती है तो उसको भी नहीं दिया था तो वो यहाँ पे कर देंगे। देन उसके बाद में अगर शेयर्स हैं वो प्रीमियम पे इशू किए हुए थे तो उस केस में कंपनी क्या करती है। अब सपोज कीजिए कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू कर रखी है और उन शेयर्स पे शेयर होल्डर है जो अलॉटमेंट मनी या कॉल्स है जो पे करने में असमर्थ रहता है। अगर प्रीमियम की जो अमाउंट है वो शेयर होल्डर ने फुल्ली पे कर दिया था तो उस केस में जो ट्रीटमेंट रहेगा वो सेम रहेगा जो एट पार पे था। बट अगर वो प्रीमियम का जो अमाउंट है फुल्ली पे नहीं करता या पार्शियली पे नहीं करता, उस केस में कंपनी क्या करेगी, क्या ट्रीटमेंट करेगी, वो अपन देखेंगे। इफ शेयर्स वर इनिशियली इशूड एट ए प्रीमियम एंड द प्रीमियम अमाउंट हैज बीन फुल्ली रियलाइज्ड, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर फॉरफीचर शैल बी ऑन द सेम पैटर्न एज इन द केस ऑफ शेयर इशूड एट पार, कि जो शेयर इशूड एट पार पे अपने ट्रीटमेंट देखा तो सेम ट्रीटमेंट रहेगा। देन in case however if the premium amount has not been received either wholly or partially, अगर शेयर होल्डर ने जो प्रीमियम की राशि थी या तो होली पे नहीं करी या पार्शियली पे नहीं करी है, उस केस में क्या करेंगे कंपनी, इन रेस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट विल आल्सो बी डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, कि जो अमाउंट प्रीमियम का नहीं रिसीव हुआ था कंपनी को उसके लिए कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेगी अलोंग विद द शेयर कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। तो ये जो बताया गया है उसकी जो जनरल एंट्री है वो ये होगी कि कंपनी करेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, देन टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एंड अगर कॉल्स मांगी गई थी तो टू शेयर कॉल्स अकाउंट, जो कि फर्स्ट कॉल भी हो सकती है एंड सेकंड कॉल भी हो सकती है। उसके बाद में अब कंपनी क्या करेगी कि जो फॉरफिटेड शेयर थे उनको रीइशू कर सकती है। ये कंपनी के पास में ऑप्शन होता है कि जो शेयर उसने फॉरफिट किए हैं उनको अगेन वो इशू कर सकती है। तो उस केस में कंपनी क्या करती है कि इन फॉरफिटेड शेयर को कंपनी है जो एट पार पे भी रीइशू कर सकती है या फिर एट प्रीमियम पे भी रीइशू कर सकती है और
डिस्काउंट पे भी कंपनी इन शेयर्स को इशू कर सकती है। ये जो डिस्काउंट वाला पार्ट हमने देखा था उस टाइम पे जब शेयर इशू वाले टॉपिक कवर किए थे, उसमें बताया गया था कि जो शेयर है कंपनी डिस्काउंट पे कब कब इशू कर सकती है। तो 2 केस दिए गए थे उस टाइम पे, अगर आप लोगों को याद है तो वो दोनों केस प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं कि वो दोनों केस क्या क्या थे। जो पहला केस तो था वो आपका ये वाला था कि कंपनी अगर फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू कर सकती है तो डिस्काउंट पे रीइश्यू कर सकती है। और दूसरा वाला केस था वो था जब कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है तो उनको भी कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। द डायरेक्टर्स कैन आइदर कैंसल और रीइश्यू। जो फॉरफिटेड शेयर है उनको या तो कैंसिल भी कर सकते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, या फिर रीइश्यू भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस डायरेक्टर के पास होते हैं। इन मोस्ट केसेज दे रीइश्यू सच शेयर्स विच मे बी एट पार, एट प्रीमियम और एट ए डिस्काउंट। तीनों ऑप्शन डायरेक्टर्स के पास होते हैं कि वो एट पार भी कर सकते हैं, एट प्रीमियम भी कर सकते हैं और डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट दैट हैड बीन रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर एट द टाइम ऑफ इनिशियल इश्यू। जो मैक्सिमम डिस्काउंट है कंपनी अगर इन शेयर को रीइश्यू कर रही है तो वो मैक्सिमम कितना होगा, जितना कंपनी ने फॉरफिट किया है शेयर्स का अमाउंट। सपोज कीजिए शेयर्स था 10 रुपए का, शेयर था 10 रुपए का एंड कंपनी ने उस पे एप्लीकेशन पे ले लिए थे 3 रुपए और अलॉटमेंट पे ले लिए थे 2 रुपए। उसके बाद में कंपनी 3 रुपए की फर्स्ट कॉल मांग रही है और 2 रुपए की मांग रही है सेकंड कॉल। अब शेयर होल्डर ने ओनली एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी पे करा है तो, और फर्स्ट कॉल उसने पे नहीं करा और सेकंड कॉल भी पे नहीं करा, तो कंपनी क्या करेगी, ये जो 5 रुपए है ना इनको फॉरफिट कर लेगी। अब इन शेयर्स को जब रीइश्यू करेगी तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे पाएगी, ओनली 5 रुपए का डिस्काउंट दे पाएगी। यानी अगर शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपए तो उसको रीइश्यू करेगी वो ओनली मैक्सिमम डिस्काउंट देके 5 रुपए पे इश्यू कर सकती है। The balance, if any, left in the share forfeiture account relating to reissued shares should be treated as capital profit and transferred to capital reserve account. अब सपोज कीजिए कि फॉरफिटेड अकाउंट में अभी भी कुछ बैलेंस बचा हुआ है तो वो कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है और उसको कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। इसके लिए भी एंट्री अपन देखेंगे। ये जो पूरी प्रोसेस है इस पे एक एग्जांपल लिया है, वो एग्जांपल अपन देख लेते हैं। व्हेन ए कंपनी फॉरफिट्स 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 200 रुपए 200 शेयर्स हैं 10 रुपए के, उस पे कंपनी विच ₹600 हैड बीन रिसीव्ड, कंपनी को 600 रुपए उस शेयर्स पे मिल चुके हैं। 200 शेयर्स थे 10 रुपए के, यानी टोटल 2000 की वैल्यू के शेयर थे। उस 2000 की वैल्यू के शेयर्स पे कंपनी को 600 रुपए रिसीव हो चुके हैं। तो कंपनी है जो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे पाएगी, 600 रुपए का, क्योंकि उसने 600 रुपए ही रिसीव किए हैं शेयर होल्डर से। Assuming that the company reissued these shares for ₹1800 as fully paid up, the necessary जनरल एंट्रीज क्या होंगी। अब जो कंपनी उन शेयर्स को रीइश्यू कर रही है 1800 रुपए पे, यानी 200 रुपए का तो डिस्काउंट दे दिया कंपनी ने, 600 रुपए उसको मिले थे। कंपनी चाहती तो मैक्सिमम 600 रुपए का डिस्काउंट दे सकती थी, बट कंपनी ने ओनली 2000 के शेयर थे और 1800 पे उसको रीइश्यू कर रही है तो 200 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो ये शेयर फॉरफिचर से ले लेगी। अब अपन ने 600 रुपए रिसीव करे थे और 200 अपन ने यूटिलाइज कर लिए, तो अभी फॉरफिचर अकाउंट में जो बैलेंस बचा है 400 इनको कर देगी कंपनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। अब इसकी जो जनरल एंट्रीज है इस एग्जांपल की, वो कंपनी क्या करेगी वो देख लेते हैं। जब रीइश्यू कर रही है शेयर तो उस टाइम पे कंपनी 1800 रुपए पे रीइश्यू कर रही थी तो 1800 रुपए बैंक में रिसीव कर लेगी। 200 रुपए है वो डिस्काउंट दे रही है तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट से आ जाएंगे और शेयर कैपिटल में 2000 रुपए का एंट्री आ जाएगी। और जो नरेशन होगी वो होगी कि रीइश्यू ऑफ 200 फॉरफिटेड शेयर एट ₹9 पर शेयर। यहाँ पे कंपनी चाहती तो अगर उसको 10 रुपए पे भी रीइश्यू कर सकती थी, बट वो 9 रुपए पे उसको इश्यू कर रही है। अब जो बैलेंस बचा हुआ है 400 रुपए का फॉरफिटेड अकाउंट में, उसको कंपनी ट्रांसफर करेगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में और जनरल एंट्री क्या रिकॉर्ड करेगी कि शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 400 रुपए से वो कैपिटल रिजर्व में
ट्रांसफर कर देगी। कुछ एमसीक्यूज हैं जो टॉपिक हमने कवर किए हैं, उन एमसीक्यूज के बारे में देख लेते हैं कि वो एमसीक्यूज क्या कहते हैं और उनके आंसर किस प्रकार से होंगे। तो फर्स्ट जो आपका एमसीक्यू है वो है शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, कि शेयर है वो किस सिचुएशन में फॉरफिट किए जा सकते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, फॉर फेलियर टू अटेंड मीटिंग, एंड जो थर्ड ऑप्शन है वो है फॉर फेलियर टू रिपे द लोन टू द बैंक, एंड जो फोर्थ ऑप्शन है वो है फॉर विच शेयर्स आर प्लेस्ड एज सिक्योरिटी। तो हमने अभी देखा था कि जो शेयर फॉरफिट है वो किस सिचुएशन में किए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, ये हमने देखा था। अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ये जो सेकंड ऑप्शन है वो है फॉर फेलियर टू अटेंड मीटिंग, ऐसा कुछ अपन ने अभी तक पढ़ा नहीं है तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। एंड जो थर्ड ऑप्शन है फॉर फेलियर टू रीपे द लोन टू द बैंक, ऐसा भी फॉरफिचर में अपन ने कुछ पढ़ा नहीं था। एंड जो लास्ट ऑप्शन है वो है फॉर विच शेयर्स आर प्लेस्ड एज ए सिक्योरिटी, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं पढ़ा था अपन ने। ये देखा था कि जब कोई भी शेयर होल्डर है वो कंपनी जब उससे कॉल्स वगैरह मांगती है, अलॉटमेंट मनी मांगती है, उनको पे नहीं करता है तो उस केस में अपन शेयर को फॉरफिट कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू, कौन से रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। कि जब कंपनी रीइश्यू कर रही है फॉरफिटेड शेयर को तो उस केस में जो प्रॉफिट हो रहा है रीइश्यू करने पे तो उसको कौन से उसमें ट्रांसफर करती है। तो अभी जस्ट ही अपने इस टॉपिक के बारे में देखा था। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है जनरल रिजर्व, इसमें करेगी, ऐसा कुछ अपन ने पढ़ा नहीं था। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इसको सीआरआर भी बोलते हैं, ये देखेंगे अपन जब अपने टॉपिक में आएगा। कैपिटल रिजर्व ये अभी अपन ने देखा था कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करती है, रेवेन्यू रिजर्व में भी वो ट्रांसफर नहीं करेगी। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम, कि जो फॉरफिचर अकाउंट का बैलेंस है वो कंपनी बैलेंस शीट में कौन से आइटम के या कौन से हेड के अंदर शो करती है। तो ये चीज है, आपको बता दूं कि जब कंपनी फॉरफिचर अकाउंट में बैलेंस रहता है तो वो शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर इसको शो करती है, और शेयर कैपिटल अकाउंट आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज के ऑप्शन में। तो करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस इसमें भी नहीं आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस इसमें भी नहीं आएगा। शेयर कैपिटल ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देन जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन है रिजर्व शेयर कैपिटल मीन्स। ये जब अपन शेयर कैपिटल्स के टाइप देख रहे थे उस टाइम पे ये वाले टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था। तो रिजर्व शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ अथोराइज्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड एट द बिगनिंग, कि जो अथोराइज्ड कैपिटल का पार्ट होता है वो बिगनिंग में जब मांगा जाता है तो उसको रिजर्व शेयर कैपिटल नहीं बोलते हैं। पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली एट लिक्विडेशन, कि जब जो पोर्शन कंपनी बचा के रखती है जब उसका लिक्विडेशन होगा उस टाइम पे कंपनी जो है शेयर होल्डर से मांगेगी। तो ये कुछ इससे रिलेटेड लग रहा है। इसके अलावा भी दो ऑप्शन है वो और देख लेते हैं, क्या पता उनमें कुछ और बोल रखा है। कभी भी जब आप एग्जाम दे हो तो उस टाइम पे फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन देख के ही आप अपने आप को श्योर मत कर लेना कि ये वाला आंसर ही इसका होगा। आप उसके अलावा भी जो ऑप्शन बचे हुए होते हैं उनको भी आप तरीके से देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद में ही अपने आपको कंफर्म करेंगे, श्योर करेंगे कि ये आंसर होगा। तो सी जो ऑप्शन है वो है ओवर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, एंड जो फोर्थ है वो अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो ये वाला जो रिजर्व शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ा था अपन ने, तो डिस्कस किया था कि जो पोर्शन रहती है अनकॉल्ड कैपिटल की जब कंपनी वाइंडिंग अप पे मांग सकती है तो उसको बोलते हैं रिजर्व शेयर कैपिटल। तो ये आंसर आपका राइट होगा। देन है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन फुल अमाउंट इज ड्यू ऑन एनी कॉल बट इट इज नॉट रिसीव्ड देन शॉर्टफॉल इज डेबिटेड टू। जब कंपनी फुल अमाउंट मांग लेती है शेयर होल्डर से, सपोज कीजिए 10 रुपये का शेयर था और कंपनी है 10 रुपये शेयर होल्डर से मांग लेती है, लेकिन
उसमें से कुछ कॉल्स वगैरह है जो कंपनी को नहीं रिसीव होती है, तो उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। ये आपको पता होता है कि शेयर जब कंपनी के इशू करते हैं और कॉल्स वगैरह ड्यू नहीं होती और शेयर होल्डर एडवांस में ही कॉल्स मनी या अलॉटमेंट मनी पे कर देता है, तो उसको कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। कॉल्स इन एरियर, ये देखेंगे इसके बारे में। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के बारे में अपन ने पढ़ा था, तो उसको शेयर कैपिटल भी नहीं बोलेंगे। देन सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट भी अपन ने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो जो आंसर होगा वो कॉल्स इन एरियर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड। कि जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है और कॉल्ड अप कैपिटल है, उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? कि कंपनी है जो शेयर को इश्यू कर देती है और पब्लिक उनको सब्सक्राइब भी कर लेती है, उस केस में कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर से और कॉल्स वगैरह मांगती है। तो जो सब्सक्राइब कैपिटल और जो मांगी गई कॉल है उसका डिफरेंस क्या होता है? कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अपन ने अभी देखा था कि जब शेयर होल्डर्स पे नहीं करते हैं, कॉल्स ड्यू हो जाती है, उस केस में कॉल्स इन एरियर होता है। कॉल्स इन एडवांस वो होता है कि शेयर होल्डर ने एडवांस में ही पे कर दिया है कॉल्स वगैरह को। अनकॉल्ड कैपिटल, ये आंसर इसका राइट होगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा अनकॉल्ड कैपिटल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज इशूड बिफोर द इश्यू ऑफ शेयर्स। जब अपन देख रहे थे कि इशू, शेयर्स इशू करने की प्रोसेस क्या है, उस टाइम पे कंपनी क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से स्टेटमेंट वगैरह कंपनी इशू करती है, तो उसमें अपन ने देखा था कि कंपनी प्रोस्पेक्टस भी इशू करती है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये भी ठीक आंसर है इसका। देन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसको कि एओए बोलते हैं, ये भी कंपनी जब अपने आप को इनकॉर्पोरेट करती है तब इशू करती है। देन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये भी कंपनी जब अपने आप को इनकॉर्पोरेट करती है तो इशू करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। उसके बाद में क्वेश्चन है, कंपनी कैन यूटिलाइज सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम जो मनी है उसको कंपनी कहाँ यूटिलाइज कर सकती है? इसके बारे में अपन ने देखा था कि कंपनी है वो सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को 5 जगह पे यूटिलाइज कर सकती है। तो वो कौन कौन से थे वो अपन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा वो एक बार देख लेते हैं। राइटिंग ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स, ऐसा कुछ उन 5 ऑप्शन में था नहीं। इश्यूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, पेइंग डिविडेंड एंड राइटिंग ऑफ ट्रेडिंग लॉस, ऐसा कुछ उस टाइम अपन ने देखा था। 5 ऑप्शंस में था नहीं। डिविडेंड भी पे नहीं कर सकती इसमें से, और जो ट्रेडिंग लॉस है उनको कंपनी नहीं राइट ऑफ कर सकती। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस थे उनको कंपनी राइट ऑफ कर सकती है। उसमें से एक ऑप्शन था कि कंपनी है जो सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूटिलाइज कर सकती है फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इश्यू करने के लिए। 9th जो क्वेश्चन है वो है, व्हेन ए कंपनी इश्यू शेयर एट ए प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम में बी रिसीव्ड बाय द कंपनी। कि जब कंपनी शेयर्स को इश्यू करती है तो प्रीमियम का अमाउंट है वो किसके साथ में कंपनी मांग सकती है? अलोंग विद एप्लीकेशन मनी, अलोंग विद अलॉटमेंट मनी, या फिर कॉल्स के साथ में। कि कंपनी एप्लीकेशन के साथ नहीं मांग सकती है क्या? बिल्कुल मांग सकती है। कंपनी अलॉटमेंट के साथ मांग सकती है क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को बिल्कुल मांग सकती है। और कॉल्स के साथ भी कंपनी है जो सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को मांग सकती है। तो इसका आंसर होगा डी, अलोंग विद एनी ऑफ द अबव। लास्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं आपका, कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के बारे में अपन ने देखा था कि जब शेयर होल्डर्स कंपनी से शेयर परचेज करते हैं और कंपनी को जब शेयर्स का अमाउंट पे करते हैं तो कंपनी है वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ओपन करती है। तो जब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट शेयर होल्डर्स के लिए ओपन किया जा रहा है तो वो ऑब्वियसली बात है पर्सनल अकाउंट होगा, ना ही वो रियल अकाउंट होगा और ना ही वो नॉमिनल अकाउंट होगा। तो इसका राइट आंसर होगा पर्सनल अकाउंट। इस चैप्टर में अपन ने लगभग सभी टॉपिक है वो कवर कर लिए हैं और कुछ एमसीक्यूज भी देख लिए हैं। इसके बाद में कोशिश करेंगे कि और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपको करवाएं
तो आगे आने वाली क्लासेज में आपको MCQs देखने को मिल सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। सो गाइज मिलते हैं जो आगे आने वाले हैं लेक्चर्स उनमें। थैंक यू सो मच। अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि ये टॉपिक दोबारा से करवाएं या इस टॉपिक के बारे में दोबारा से बताएं, तो हम कोशिश करेंगे कि उन टॉपिक के बारे में आपको दोबारा से एक बार बता दें। थैंक यू सो मच।